गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका सिलेबस आपका 11th 12th फिजिक्स का सीबीएसई बेस होगा। इसमें हम नीट और जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इस कोर्स की जानकारी मैं धीरे धीरे आप सभी को देता रहूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स। सो फर्स्ट चैप्टर आपका 12th का कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टेट्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टेट्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टेट मीन्स रेस। दैट मीन्स हम वो फिनोमिनाज पढ़ने जा रहे हैं, वो फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, या वो पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, या फिर वो फोर्स पढ़ने जा रहे हैं जो किससे डेवलप होते हैं, किससे जनरेट होते हैं? चार्जेस से। और वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टेट में हम किसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे? मूविंग चार्ज के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट सब पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। जैसे मास आपकी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे आप मास को डिफाइन नहीं कर सकते वैसे ही आप चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप मास को डिफाइन नहीं कर सकते, लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ही आप चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या बोलते हो कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करवाती है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपके फोर्स डेवलप कराती है। फोर्स जनरेट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। सो अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें, तो आपके 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोटॉन, सेकंड होता है आपका न्यूट्रॉन, और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉन। सो एटम की अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो एटम में आपके 2 चीज़ होते हैं। एक आपका होता है न्यूक्लियस, और सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में आपके क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, घूमते हैं। वो आपका पाथ समवट इलिप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं उन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज कितना होता है? 0। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को आप जनरल बेसिक यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसमें? ई में। दैट मीन्स ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? -E। ठीक है, सो प्रोटॉन पे आपका जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। So these are purely the assumptions which are imposed by the Benjamin Franklin.
बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही अज्यूम कर लिया बेसिकली कि प्रोटॉन पे आपका जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है माइनस ऑफ ई होता है। यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हो, यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हो कि चार्जेज आपके दो टाइप्स के होते हैं। चार्जेज आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप बोल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस ऑब्जेक्ट पे। जिन ऑब्जेक्ट्स पे आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपका होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आपको चार्ज के बारे में क्या क्या पता चला। चार्ज के बारे में एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सेकंड टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, थर्ड इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। सो दैट इज ऑल अबाउट द चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेसिकली, ओके। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट इसमें रह गया कि बेसिकली जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं फोर्स कैसे जनरेट कराते हैं, वो फोर्स कैसे जनरेट कराते हैं वो हम प्रॉपर्टीज में ही देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, लेट अस सपोज दैट ये आपका फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो देयर आर थ्री कंडीशंस और यू कैन से केसेस। फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, फर्स्ट पे चार्ज कितना है पॉजिटिव और सेकंड पे कितना है पॉजिटिव। इन दोनों सेम चार्जेस को आप एक दूसरे के पास ला रहे हो, ठीक है, पास ला रहे हो। सो जैसे ही पास लाओगे तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन देम। और अगर आपके इन दोनों चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे मैग्नीट्यूड कैसा है, नेगेटिव, सेकंड पे भी नेगेटिव है, दैट मीन्स दे आर सेम इन चार्ज बेसिकली, ठीक है। सो ये भी लाइक है, दैट मीन्स ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थर्ड देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को आप एक दूसरे के पास ला रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट मीन्स देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो जब फर्स्ट केस में दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सो आप ये बोल सकते हो ना कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इस सेकंड चार्ज पार्टिकल पे सम काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और जो ये सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो इस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे कुछ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है अवे फ्रॉम इटसेल्फ,
सेकंड, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये सेकंड पार्टिकल एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन देम। अगर इस थर्ड केस की अगर आप बात करो तो इसमें क्या है कि फर्स्ट चार्ज पे आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सेकंड पे कैसा है, नेगेटिव। जब आप इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास ला रहे हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट मीन्स जो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है वो इस सेकंड चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम जो ये सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। लोअर क्लासेस में सेम आपने यही तो पढ़ा है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं दैट मीन्स दोनों चार्ज पार्टिकल पे अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, स्केलर एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले स्केलर का मतलब देखो। स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर आप स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके पास मास, लेंथ एटसेट्रा। अगर आप वेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, सो स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। आप क्या बोलते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का इतना मास है, 2 किलोग्राम है, तो आप ये तो नहीं बोलते कि वो 2 किलोग्राम किस में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में है। आप सिंपली ये बोलते हो ना कि आपके पास ये पेन है, इस पेन का जो मास है वो 20 ग्राम है। ठीक है, आप डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं करते। सो दीज आर द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो कि आपकी कोई कार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। सो इट कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो जो आपका जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। जैसे आपकी मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप सेकंड एडिटिव का मीनिंग समझिए। आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक है 3, एक है 5, एक है 7। अगर आप तीनों को ऐड करो तो सिंपली कैसे करते हो, 5 + 3 8, 8 + 7 आपका हो जाएगा 15। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही आप चार्ज को भी ऐड कर सकते हो सिंपली। ये देखिए, ये आपका कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडी हैं। ये आपकी फर्स्ट बॉडी, ये आपकी सेकंड बॉडी, ये आपकी थर्ड बॉडी। फर्स्ट बॉडी पे आपका चार्ज है लेट अस सपोज दैट 3 कूलम, सेकंड पे है -2 कूलम और थर्ड पे है आपका +5 कूलम। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम पे आपको अगर टोटल चार्ज बताना है, क्यू नेट बताना है, तो आप इन बॉडीज़ के जो चार्जेस को सिंपली ऐड कर दो। 3 कूलम -2 कूलम +5 कूलम। यहाँ से देखें तो 3 + 5 इज 8 -2 विल बी इक्वल टू 6 कूलम। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं और उन पे डिफरेंट चार्ज हैं तो यू कैन फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम। पूरे सिस्टम पे आप नेट चार्ज निकाल सकते हो सिंपली, जैसे आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही सिर्फ आपको ऐड करना है
सो दैट इज द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। आप चार्ज को सिंपली मास की तरह ही ऐड कर सकते हो। मास की तरह कैसे? अगर ये आपके पास एक कोई सिस्टम है, इसमें 3 बॉडी है। फर्स्ट बॉडी पे अगर आपका मास है 1 किलोग्राम, सेकंड पे 2 किलोग्राम, थर्ड पे 4 किलोग्राम, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मास कितना है बेटा? 4 + 2 + 1 विल बी इक्वल टू 4 + 2 6 + 1 7 किलोग्राम। सो जैसे हम मास को ऐड कर रहे हैं वैसे ही आप किसको ऐड कर सकते हो? चार्ज को भी ऐड कर सकते हो। सो दैट इज द एडिटिव नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। अगर इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो आपका जो मास पार्टिकल है, ये आपका कोई एक मास पार्टिकल है, अभी ये कैसे है? रेस्ट में है। इस पे मास है, लेट अस सपोज दैट m है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो m0 है। m0 इज द मास ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन। जब आपका ये मास कैसे है? रेस्ट में है। अगर दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है, अब आप सिचुएशन चेंज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इस मास पार्टिकल को आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, और ये v जो है आपका विल बी नियरली इक्वल टू c है। c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि इस मास पार्टिकल को आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, और उस v की जो वेलोसिटी है वो नियरली किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट के। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही आप किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को मूव करा रहे हो विद नियरली स्पीड ऑफ लाइट, तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो मास क्या होना स्टार्ट हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज होने, इसको आप किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस फॉर्मूले से, m विल बी इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई 1 - v² डिवाइडेड बाई c²। यहाँ पे जो आपका m0 है वो क्या है? रेस्ट मास, ओके। और जो ये m है वो रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिकली आप कहाँ पढ़ोगे? रिलेटिविटी में पढ़ोगे, आपके हायर क्लास में या फिर 12th में लास्ट में आएगा, ठीक है। सो जैसे ही आप इस वेलोसिटी को नियरली c के कंपेरेबल लाते हो, तो जो ये मैग्नीट्यूड है वो 1 से स्मॉल आएगा आपका, और किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक रेस्ट मास वाली क्वांटिटी को आप 1 से कम वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। दैट मीन्स जो ये मास है वो m0 से बढ़ रहा है ना, m0 से ज़्यादा आएगा। सो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट्स का जो वेलोसिटी है वो आप बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपका जो मास है वो ऑब्जेक्ट्स का वो बढ़ रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज, दैट मीन्स मास ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। किन कंडीशन में? रिलेटिविस्टिक कंडीशन में। और रिलेटिविस्टिक कंडीशन कौन सी है? जब आपकी स्पीड ऑफ द मास पार्टिकल किसके नियरली इक्वल हो? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है बेटा, चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। लेट अस सपोज दैट आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज आपका 3 कूलम है, ठीक है। ये इनिशियली कैसे है? रेस्ट में है, तो इसका जो रेस्ट में जो इस इंटेटी पे जो आपका चार्ज है वो 3 कूलम है, तो दैट इज़ द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन। अब आप क्या कर रहे हो? इस चार्ज पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, चाहे ये v वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल ही क्यों ना हो, इस पे जो चार्ज रहेगा वो इनिशियल 1 के सेम रहेगा। सो दैट मीन्स इट इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। चार्ज remains same with the motion. So that is the meaning of invariant basically.
एक एग्जांपल अगर और मैं देना चाहूँ तो आपके पास ये आपके पास एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडी हैं, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी, ठीक है। इस फर्स्ट बॉडी पे आपका चार्ज है लेट अस सपोज 3 कूलम, सेकंड बॉडी पे आपका चार्ज है -2 कूलम और थर्ड बॉडी पे आपका चार्ज है मान लो 8 कूलम। सो इनिशियली जब आपकी ये ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, उस केस में इस आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज है क्यू नेट कितना है बेटा, 3 कूलम -2 कूलम प्लस 8 कूलम। यहाँ से देखें तो 3 - 2 विल बी इक्वल टू 1, 1 + 8 इज 9 कूलम। सो इनिशियली जब ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उस केस में इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, 9 कूलम। अब आपने सिचुएशन चेंज कर दी, सिचुएशन आपने चेंज कर दी, सिचुएशन आपने चेंज कर दी। कैसे किए बेटा, देखो ठीक है। आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, इस आइसोलेटेड सिस्टम को मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट बॉडी थी, ये आपके पास सेकंड बॉडी है, ये आपके पास ये आपके पास फर्स्ट बॉडी है, ये आपके पास सेकंड बॉडी है, ये आपके पास थर्ड बॉडी है और ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। जब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं अंदर वाली बॉडी हैं, ये एक दूसरे से टच भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकती हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग है सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बेसिकली। सो लेट अस सपोज दैट कि इस पे आपका चार्ज हो गया 2 कूलम, इस पे हो गया 4 कूलम। सो इस थर्ड बॉडी पे चार्ज कितना होगा वो निकालना है। सो यू नो दैट मूविंग कंडीशन में भी आपका जो चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम पे वो इनिशियल 1 के सेम होता है। सो दैट मीन्स यू कैन से फर्स्ट बॉडी पे चार्ज आपका 2 कूलम प्लस सेकंड बॉडी पे आपका चार्ज 4 कूलम और थर्ड बॉडी पे अगर आपको निकालना है लेट अस सपोज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, यानी कि आपको थर्ड बॉडी पे चार्ज निकालना है। ये सम ऑफ द चार्ज किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा बेटा 9 कूलम के। यहाँ से Q3 कितना आ जाएगा, 9 कूलम -2 -4 दैट मीन्स 9 - 6 विल बी इक्वल टू 3 कूलम। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इस 3 बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना है, 3 कूलम का है। तभी तो आपका जो चार्ज है वो कंजर्व भी रहेगा और इनवेरिएंट भी रहेगा। तो यहाँ से आप बोल क्या सकते हो कि आपका चार्ज इनवेरिएंट भी तो है, ठीक है ना। तभी तो आप इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इनवेरिएंट नेचर ऑफ द चार्ज। इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी वो कौन सी है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन नेचर की बात करें यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी एंटिटी पे आप चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ ई के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस इसके रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे आप ये बता सकते हो Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E वेयर E इज द चार्ज
on electron, n is the integer जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इनिशियली जब n आपका 0 है उस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना हो जाएगा 0। n इक्वल टू 1 है उस केस में आपका चार्ज कितना हो जाएगा e। n इक्वल टू 2 पे 2e, n इक्वल टू 3 पे 3e, n इक्वल टू 4e पे 4 पे 4e एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हो माइनस ऑफ e, n इक्वल टू 2 पे माइनस ऑफ 2e, n इक्वल टू 3 पे माइनस ऑफ 3e एंड सो ऑन। दैट मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को e की टर्म्स में बढ़ा सकते हो बेटा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इनिशियली चार्ज e है तो आप किन्हीं भी मेथड से उस बॉडी पे चार्ज e की टर्म से बढ़ा सकते हो या फिर e की टर्म से कम कर सकते हो। सो दैट मीन्स यू कैन से जो स्टेप साइज है चार्ज का वो कितना है e है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आप इस स्टेप साइज से बढ़ा भी सकते हो, इस स्टेप साइज से कम भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द क्वांटाइजेशन नेचर, यानी कि यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि आपका जो चार्ज है कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको कोई एक सिंपल एग्जांपल दूं, आप किसी शॉप से पेन लाते हो, ठीक है, वो पेन आप किन टर्म्स में लाते हो, आप या तो यह बोलते हो 1 पेन दे दो मुझे, या ये बोलते हो 2 पेन दे दो या 3 पेन दे दो। आपने कभी बोला है कि 1.5 पेन दे दो, 1.5 पेन दे दो मेरे को, कभी नहीं बोला होगा। आप किसी शॉप से पेंसिल लाने के लिए गए, आपने कभी बोला कि मेरे को 0.5 पेंसिल दे दो। दैट मीन्स आपका चार्ज भी ऐसे ही फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, आपका चार्ज हमेशा ही ई के मल्टीपल में होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ओके। सो दैट इज द क्वांटाइजेशन नेचर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे आपके पास कोई एक बॉडी है, ये आपके पास एक कोई बॉडी है, इस पे आपके लेट अस सपोज दैट कि n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन दैट मीन्स ई पॉजिटिव। सो इस बॉडी पे आपका जो नेट चार्ज है क्यू नेट आप कैसे निकालोगे, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स n1 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस ऑफ ई, प्लस n2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है ई। तो यहाँ से देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे क्यू नेट कितना आ गया n1 टाइम्स ऑफ ई माइनस का प्लस n2 टाइम्स ऑफ ई प्लस का। यहाँ से देखें तो n2 माइनस n1 टाइम्स ऑफ ई। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे n1 थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे n2 थे। यहाँ से देखें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इस पे क्यू नेट नेगेटिव आ जाएगा। इफ़ यहाँ से 2 केस बना सकते हो, n1 इज ग्रेटर देन n2 दैट मीन्स जो इस बॉडी पे चार्ज होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, और n1 इज लेस देन n2 दैट मीन्स प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो टोटल चार्ज कैसा आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो दैट इज़ द क्वांटाइजेशन नेचर। और ये जो n2 माइनस n1 है ये भी आपका इंटीजर ही होगा, तो क्यू नेट को आप n टाइम्स ऑफ ई भी लिख सकते हो वेयर n विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 जो का आपका कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है। सो दैट इज द क्वांटाइजेशन नेचर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज conservation of charge, conservation of charge. So basically you have studied in your lower classes that charge can neither be created and nor be destroyed.
ठीक है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, ठीक है। सो बेसिकली ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन ओनली ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो देर आर सम मेथड जिससे आप चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फर्स्ट मेथड कौन सा है बेटा? फर्स्ट मेथड है आपका कंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है बेटा? सेकंड मेथड है आपका बाय रबिंग। थर्ड मेथड क्या है? बाय इंडक्शन। और फोर्थ मेथड क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक। और भी कोई मेथड हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज, कि आपका चार्ज वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी है? कंडक्शन से आप चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करते हो। कंडक्शन से आप चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करते हो। यहाँ पे देखो बेटा, लेट अस सपोज दैट कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये आपकी ए ऑब्जेक्ट है, ये आपकी बी ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज दैट इस पे चार्ज आपका क्यू है और इस पे चार्ज आपका बी है। और ये जो स्फीयर हैं ये आपकी मेटल बॉडी हैं और कैसी हैं? सेम कॉन्फ़िगरेशन की हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? दोनों की वॉल्यूम सेम है, दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है और दोनों पे और जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो अब आप, सो दैट इज़ द इनिशियल कंडीशन बेसिकली। अब आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास ला रहे हो और पास लाने के साथ आप इनको एक दूसरे से टच करा देते हो, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी पे आपका जो चार्ज था, फर्स्ट बॉडी पे जो आपका चार्ज था वो कितना था? क्यू था इनिशियली, और सेकंड बॉडी पे चार्ज था 0 था। इन कंडक्टिंग स्फीयर को जब आप एक दूसरे से टच कराते हो, सो जो ये चार्ज है, टोटल चार्ज, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ऑन दी सरफेस। सो इनिशियली इस सिस्टम पे आपका टोटल चार्ज कितना था? क्यू नेट विल बी इक्वल टू क्यू प्लस 0। सो टोटल चार्ज इज क्यू। यहाँ पे जब आपने इन दोनों को टच करा दिया, ठीक है, उस टचिंग से क्या हुआ? बेसिकली देयर विल बी सम काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ऑन दी सेकंड ऑब्जेक्ट। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जितना चार्ज इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आएगा उतना ही चार्ज इस सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आएगा। टोटल चार्ज इनिशियली आपका कितना था? क्यू था। तो ये क्यू चार्ज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे ए और बी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब आप इन दोनों को अलग कर दोगे। अब आपने इनको क्या किया कि इन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया। ये आपकी ए ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट बी। फाइनली इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2 और इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q/2। सो दैट इज़ द कंडक्शन, कि कंडक्शन से बेसिकली चार्ज ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। सो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है बेटा। लेट अस सपोज दैट कि ये आपका ए ऑब्जेक्ट है और ये आपका बी ऑब्जेक्ट है। ये आपका ए ऑब्जेक्ट है और ये आपका बी ऑब्जेक्ट है। इस पे चार्ज आपका Q1 है, इस पे चार्ज आपका Q2 है। आप इन दोनों को टच करा रहे हो और टच कराने के बाद सेपरेट कर रहे हो। फाइनली इस पे अगर इनिशियली अगर आप Q नेट की बात करें तो वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2। और टच कराने के बाद जब आप फाइनली इन्हें सेपरेट करोगे तो जो ये चार्ज है दोनों बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? Q1 प्लस Q2
डिवाइडेड बाई 2, और बी ऑब्जेक्ट पे भी जो आपका चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली जो चार्ज हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सरफेसेस पे। सो दैट इज द कंडक्शन मेथड। सेकंड, बाय रबिंग। लेट अस सपोज दैट कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट है। इनिशियली ये न्यूट्रल है बेसिकली, और सेकंड ऑब्जेक्ट ये भी कैसी है, न्यूट्रल है। आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस सेकंड ऑब्जेक्ट को इस फर्स्ट के पास ला रहे हो और इसको रब कर रहे हो, रब कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और उस एनर्जी के कोरस्पोंडेंस इस मेटल सरफेस पे या फिर इस ऑब्जेक्ट पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र भी तो हो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इसको इसके साथ रब करवाया तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप उस रबिंग के द्वारा कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना इस मेटल ए को। तो उस एनर्जी से क्या हो रहा है, बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सरफेस पे वो इस एनर्जी को गेन कर पा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने एनर्जी गेन की, सो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल से रिमूव हो जा रहे हैं। जैसे ही रिमूव होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सेकंड ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। सो एक ए ऑब्जेक्ट पे आपके पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार इसको दोबारा से समझो, जैसे ही आप रब करते हो तो यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ए ऑब्जेक्ट, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी गेन कर रहे हैं उसके कोरस्पोंडेंस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बी ऑब्जेक्ट्स पे चले जाएंगे। दैट मीन्स ए पे क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और बी पे क्या होगा, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो आपकी ए ऑब्जेक्ट है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो यहाँ पे भी तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुआ है ना, हुआ है। थर्ड आपका कौन सा मेथड है बेटा, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, सो इंडक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। चलो, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, और आपके पास ये आपके पास एक रोड है, ठीक है। इस रोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट है इसके सरफेस पे, और ये ऑब्जेक्ट आपकी कैसी है, न्यूट्रल। आप क्या कर रहे हो, इस रोड को इस ए ऑब्जेक्ट के पास ले जा रहे हो। सो जैसे ही आप इस रोड को इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे तो ये इस ए ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पास अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे, ठीक है ना। और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका जो सेकंड कॉर्नर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना भाई। जैसे ही आप इस रोड को इस ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हो तो ड्यू टू द अट्रैक्शन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ए रोड के पास आ गए, और सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो सेकंड कॉर्नर पे यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। जैसे ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी आपकी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस सेकंड कॉर्नर को आप अर्थिंग कर देते हो। सो जैसे ही आप अर्थिंग करते हो, सो अर्थ के अंदर से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होके इन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं वो ड्रॉप हो जाएगा टू दी अर्थ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके माध्यम से आपके अर्थ में चले जाएंगे। सो दैट मीन्स ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी।
ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अर्थ में चला गया, या फिर आप बोल सकते हो जो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और उस न्यूट्रलाइज के कोरस्पोंडेंस इस ए बॉडी पे जो चार्ज यूनिफॉर्म, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो कैसा हो गया, नेगेटिव, और इस रोड पे जो पॉजिटिव चार्ज था। अब आप क्या कर रहे हो, कि इस रोड को आप यहाँ से दूर ले जा रहे हो। जैसे ही आप इस रोड को दूर ले गए तो जो ये नेगेटिव चार्ज था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस ए बॉडी पे। सो दैट मीन्स इनिशियली आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो कैसी थी, न्यूट्रल, और फाइनली कैसी हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय द इंडक्शन मेथड। ठीक है। फोर्थ क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास एक मेटल सरफेस होता है, इस मेटल सरफेस पे आप लाइट इंसिडेंट कराते हो विच हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उनके पास। जैसे ही ये लाइट इस मेटल पे पड़ती है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो इस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और उस गेन के कोरस्पोंडेंस जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। सो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, सो देयर विल बी ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस डेफिशिएंसी के कोरस्पोंडेंस जो ये मान लो कि अगर ए मेटल थी तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनोदर। सो 4 मेथड थे आपके पास। फर्स्ट मेथड कौन सा था, कंडक्शन। सेकंड मेथड कौन सा था, बाय रबिंग। थर्ड मेथड कौन सा था, इंडक्शन। और फोर्थ मेथड कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आपके जो मेथड्स और भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे 4 ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर बेस पे हम सम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोपिक लेटस आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर, 3 माइक्रोस्कोपिक लेटस एंड बिकम चार्ज्ड विद चार्ज 3e, second 5e and third is -3e respectively. All these spheres come in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values of the final charge on the sphere? आपके पास 3 माइक्रोस्कोपिक लैटिस हैं, आपने उसे क्या किया कि एक चैम्बर में फिट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। फर्स्ट पे चार्ज कितना है, बेसिकली फर्स्ट पे चार्ज था 3e, सेकंड पे चार्ज था 5e और थर्ड पे चार्ज था -3e। तो इनिशियल कंडीशन में क्यू नेट कितना है बेटा, क्यू नेट देखो 3e + 5e - 3e, यहाँ से 3e से 3e कैंसिल आउट, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इनिशियली 5e। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑल दी 3 स्फीयर कम इन कंटैक्ट। अब ये जब कंटैक्ट में आ गए दैट मीन्स देयर विल बी ए सम काइंड ऑफ ट्रांसफ़र भी हो सकता है चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है आंसर की। पॉसिबल वैल्यू ऑफ आंसर की कैसे बता सकते हो, अगर इनिशियली टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड बॉडी पे कितना है 5e है, तो फाइनली भी 5 ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो टोटल चार्ज कितना है 5e
-4e प्लस 5e। तो फाइनली नेट चार्ज कितना आ गया, 5 + 5 10, 10 में से 4 गए तो 6e। तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखो, -4e प्लस 3.5e प्लस 5.5e। तो 5 + 3 = 8, 8 और एक 9, 9 में से 4 गए 5e। ये 5e आ रहा है, लेकिन जो ये चार्ज है वो कैसा है, फ्रैक्शनल है बेटा। और आपको एक चीज़ बताई थी कि फ्रैक्शनल में कभी भी चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका केस हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में चार्ज कितना है, +6e प्लस 6e माइनस ऑफ 7e। यहाँ से चार्ज देखें तो 6 + 6 12, 12 में से 7 गया 5e। सो दैट इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बाल्स A and B हैव चार्जेस -q and 3q। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो आपके पास 2 आइडेंटिकल बाल्स हैं, आपके पास 2 आइडेंटिकल बाल्स हैं, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास समझ लो बेटा सही सही, ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास सेकंड बॉल है। फर्स्ट पे चार्ज कितना है -q, सेकंड पे चार्ज कितना है +q, ठीक है। दे आर ब्रोट इन कंटेक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। इन दोनों को आप एक दूसरे के कंटेक्ट में लाए, यानी कि इन दोनों को आपस में टच करा दिया आपने, ठीक है। जैसे ही टच कराओगे तो Q1 कितना है बेटा, Q1 आपका है -q और Q2 कितना है 3q। जैसे ही आप इन दोनों को टच कराओगे तो टच कराने के बाद जो आपका जो चार्ज है बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों स्पेयर्स पे, क्योंकि दोनों स्पेयर्स आपके आइडेंटिकल्स हैं, दोनों बाल्स आपकी कैसी हैं, आइडेंटिकल्स हैं। जैसे ही ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आ जाएगा QA पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 + Q2 / 2, और QB पे जो भी चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 + Q2 / 2। जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही तो है बेटा। Q1 पे चार्ज कितना था इनिशियली -q, और Q2 पे चार्ज कितना था +3q / 2। यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा 2q / 2, यहाँ से देखें तो q। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड B पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 कितना था -q + 3q / 2, सेम q चार्ज। सो जैसे ही आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हो, कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को सेपरेट करते हो, सेपरेट करने के बाद दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा q, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 9 × 10⁻⁻18 कूलम्ब बी गिवन टू ए बॉडी। आप किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज दे सकते हो या नहीं दे सकते। सो दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द क्वांटाइजेशन नेचर। सो Q विल बी इक्वल टू NE होता है। तो आप इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना दे रहे हो, 9 × 10⁻18 कूलम्ब विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E क्या होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ से देखें तो n विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। यहाँ से देखें तो 10 यहाँ से गई तो ये आ गया, इसको ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻18, ये 19 पावर ऊपर जाएंगी तो +19 डिवाइडेड बाई 16। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 90 मल्टीप्लाई विद दी 10 डिवाइडेड बाई 16। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 8 पे चला गया, ये कितने पे 5 पे चला गया। तो यहाँ से देखें तो ये कितना आ गया 450 डिवाइड बाई 8। इसको अगर सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 5 8 पंजे 40, 8 6 48 पॉइंट 8 दूनी 16। सो दैट मीन्स जो आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है। दैट मीन्स n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है। सो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ये इतना चार्ज है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो वी कैन नॉट गिव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 9 × 10⁻18 कूलम्ब टू ए बॉडी। हम किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज दे ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल में आ रहा है। अगर ये आपका आता 56 के आसपास, यानी कि 56 आता, उस केस में आप बोल सकते थे कि 56 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये चार्ज आपका पॉसिबल है, ये चार्ज आपका पॉसिबल है। सो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका कूलम्ब्स लॉ है, फिजिक्स को अच्छे से करेंगे। सो जुड़े रहिए इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू। आज के लिए गुड बाय।